वास्तु में शादी के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। जिसकी शादी होनी है उसकी कुंडली और घर का वास्तु। आजकल पेरेंट्स जिस घर में रह रहे हैं वो अलग है और बच्चे बाहर रह रहे हैं, कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं। तो क्या दोनों घरों का एनर्जी उन बच्चों में पड़ता है? नहीं, बच्चे के ऊपर एनर्जी का प्रभाव तो देखिए जिसमें वो रह रहा है उसी घर का पड़ता है। वर्तमान में तो स्थिति बहुत ज़्यादा ही अलग है। आजकल एलिमनी, डाउरी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो आजकल बच्चे शादी करने से डर रहे हैं। तो सर, डिलेड मैरिजेस में बेड का डायरेक्शन भी क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, शादी सिर्फ टाइमिंग का मैटर ही नहीं होता। ये सिर्फ आपकी कुंडली पर, आपके पर्सनलाइज चार्ट पर, आपके नक्षत्रों पर और जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है, सिर्फ उसी का खेल नहीं है, पर हमारे वास्तु का भी खेल है। हमारे घर की एनर्जी, हमारे बेडरूम की एनर्जी भी काम करती है हमारी डिलेड मैरिज में। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर, जैसे कि डिलेड मैरिज ये क्यों होती है और वास्तु के पर्सपेक्टिव से इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, और अगर हमें रीजंस भी पता हैं तो हमें उसके आउटकम्स भी ढूंढने हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट वास्तु अंकित जैन जी से, एनर्जिस्ट अंकित जैन जी से, जो कि जियोपैथी वास्तु करते हैं, एस्ट्रो वास्तु करते हैं, स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं और बहुत सारी मोडालिटीज़ में काम करते आए हैं और काफ़ी लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। तो चलिए जानते हैं सर से कि डिलेड मैरिजेस का एक्चुअल रीज़न वास्तु कैसे हो सकता है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, जैसे हमने टॉपिक का नाम ही सुना, डिलेड मैरिजेस, तो वास्तु में डिलेड मैरिजेस का क्यों इतना इम्पोर्टेंस माना जाता है? क्या वास्तु एक्चुअली एक रोल प्ले करता भी है? देखिए, आपका जो प्रश्न है कि वास्तु का क्या रोल होगा अगर मैरिजेस हमारे यहाँ डिले हो रही हैं। जी बिल्कुल। वर्तमान में तो स्थिति बहुत ज़्यादा ही अलग है, क्योंकि दो बातें हैं वहाँ पर। एक तो ये होता है कि आजकल बच्चे शादी करना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली। एक अनजाना भय हो सकता है। लड़कियां इस बात से डरती हैं कि कैसा उनको पार्टनर मिलेगा, कैसे उनके ससुराल होंगे, इन लॉज होंगे। लड़के इस बात से डरते हैं कि लड़की किस तरह की होगी, क्या नेचर होगा। आजकल एलिमनी, डाउरी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो आजकल बच्चे शादी करने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। इवन पेरेंट्स भी घबरा रहे हैं अब। दूसरा फैक्टर ये है कि करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही। बिल्कुल सही। हाँ, मैंने ऐसा भी देखा बहुत बहुत घरों में कि बच्चे 30-30 साल के, 32-32 साल के, इवन 40 साल तक के भी लोग बैठे हैं। और मेरे पास ऐसे भी एक किसी का भी फ़ोन आया था कुछ दिन पहले कि वो शायद लेडी 46 की थी या 45 की थी, कि उनकी घर की जिम्मेदारियों में या घर में ऐसी परिस्थिति रही कि कोई बड़ा रहा नहीं उनके ऊपर, तो शादी नहीं हो पाई। अब जब आके इस स्थिति में आई है कि शादी करें, तो अब एज इतना ज़्यादा हो चुकी है कि शादी करने की स्थिति नहीं बन पा रही। जहाँ पहला वाला क्वेश्चन है कि भाव नहीं बन रहा शादी करने का, तो वहाँ रीज़न अलग हो सकते हैं। लेकिन जहाँ करना चाह रहे हैं और फिर भी नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे वास्तु के रीजंस हो सकते हैं। वास्तु में देखिए, शादी के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। एक तो रहती है व्यक्ति जिसकी शादी होनी है, बच्चा बच्ची जो भी है, और दूसरा उस घर का वास्तु। दोनों चीज़ों को अलग अलग देखना पड़ेगा बस। हाँ, जिसकी शादी होनी है उसकी कुंडली, उसकी पर्सनल एनर्जी और घर का वास्तु, तो दोनों को देखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि वास्तु अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसकी दशाएं विपरीत चल रही हैं, कुंडली में कोई ग्रह फेवर नहीं कर रहा, विवाह के भाव पर बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ अच्छा है, घर में पैसा भी है, परिवार के लोग भी खूब ढूंढ भी रहे हैं, अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो कहीं बात जैसे देखा तो कहीं घर है, कहीं वर है, कहीं घर अच्छा है तो कहीं वर अच्छा है, कहीं वर अच्छा मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन वो हो सकता है शादी करने को राजी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एंड टाइम पे मना हो गया, 2-3-4 मीटिंग कर ली साथ में, फिर भी हो गया। और इवन आजकल तो क्या होता है कि शादी के कुछ दिन पहले तक तो साथ थे, सब कुछ था, लेकिन वो फिर टूट जाती है, शादी संबंध टूट भी जाते हैं। तो इसमें दोनों तरह से दो फैक्टर्स पे हमको देखना पड़ता है कि उसकी पर्सनलाइज कुंडली को भी देखते हुए, साथ में उसकी दशाएं, उसका घर का वास्तु, दोनों चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। और वास्तु का उसमें रोल रहता है। लेकिन जहाँ वो केस है कि जहाँ वो बच्चे करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि एक बात और भी हो गई है आजकल पेरेंट्स जिस घर में रह रहे हैं वो अलग है
और बच्चे बाहर रह रहे हैं, कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो मेट्रो सिटीज़ में काम कर रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर इधर हैं, पेरेंट्स अपने घर में हैं, तो वहाँ भी मैटर करता है और वास्तु दोष का इफेक्ट होता है। और जो बच्चे लोकली हैं तो उनके ऊपर तो पूरा ही प्रभाव रहता है। बिल्कुल सही। ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे दूसरे घर में रहते हैं, अलग रहते हैं पेरेंट्स से, और पेरेंट्स अलग रहते हैं। हाँ, ऐसा अभी छोटे शहरों में तो इतना देखने में नहीं आया था, बड़े घरों लेकिन में, ये बड़े शहरों में। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत जी प्रचलित हो जी गया है। जी जी। तो क्या दोनों घरों का एनर्जी उन बच्चों में पड़ता है? नहीं, बच्चे के ऊपर एनर्जी का प्रभाव तो देखिए जिसमें वो रह रहा है उसी घर का पड़ता है। लेकिन अब पेरेंट्स को भी तो खुशी होती है ना, हर पेरेंट्स की एक चाहत होती है कि उसके बच्चे की शादी सही समय से हो जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों घरों का इफेक्ट उसमें हम देख के चलते हैं। लेकिन मेजर तौर पे उस बच्चे की शादी पे फ़र्क उसी का पड़ेगा जिस घर में वो रह रहा है। ओके। तो सर ऐसे कौन से डायरेक्शंस हैं जो डिलेड मैरिजेस का कारण होते हैं? देखिए, मैरिज का कारण जो डायरेक्शंस होती हैं वही डिलेड मैरिज की भी होंगी। क्यों? क्योंकि जब जिन डायरेक्शंस में, जैसे नॉर्थ ईस्ट गुरु ग्रह की दिशा, शादी कराते हैं गुरु ग्रह, और लड़कियों के लिए गुरु ग्रह को कारक मानते हैं और पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह को कारक मानते हैं, तो उसकी दिशा होती है साउथ ईस्ट। दो दिशा है। इसके अलावा तीसरी दिशा रिलेशनशिप्स के लिए होती है साउथ वेस्ट की। तो कुल मिला के समग्र रूप से देखा जाए तो फिर वही बात मैं आपको बोलूँगा, आगे भी मैंने पॉडकास्ट में आपको बोला है कि समग्र वास्तु को देखना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से जो दिशाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट दिशा गुरु ग्रह की, वो महिलाओं के लिए शादी में कारक होती है। ईस्ट दिशा सामाजिक संबंधों की होती है। तो आपका एक सामाजिक, कहते हैं ना भारत में कि एक लड़का लड़की की शादी नहीं होती, दो परिवारों का मेल होता है। तो वहाँ पे ईस्ट दिशा का भी रोल है। इसके अलावा साउथ वेस्ट, चूँकि हारमनी, दोनों के बीच में हारमनी बने, अट्रैक्शन बने, तो उसके लिए भी एक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा भी देखनी पड़ती है जो अट्रैक्शन के लिए। जैसे जनरली एक वास्तु की टर्म में ये मानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट दिशा में लड़कियों को सुला दीजिए जिससे उनकी जल्दी शादी हो जाए। वो उसको एयर की दिशा मानते हुए, गति की, जिससे जल्दी हो जाए। पहले बहुत जल्दी छोटी उम्र में शादी होती थी। हालांकि मैं उसमें एक चीज़ और भी मानता हूँ कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा जो होती है वो अट्रैक्शन की होती है। वहाँ पे जो भी चीज़ रखी जाती है उसमें थोड़ा अट्रैक्शन आता है, तो वो अट्रैक्ट कर पाती है, तो अच्छा है। पहले क्या होता था, इतना मेकअप साज सज्जा उस तरह से नहीं होती थी जिस तरह से आज होती है। तो उसमें कि मतलब बिना मेकअप के भी बच्चे सुंदर लगते हैं, तो वो स्थितियाँ भी थी। तो नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में उनके सोने से उन पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता था, जो कि सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। तो उसके प्रभाव से भी शादी जल्दी हो जाती थी। तो इसमें सारे ही डायरेक्शन लगभग आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं शादी के केसेस में, और हम किसी भी डायरेक्शन को छोड़ के नहीं चल सकते। तो सर डिलेड मैरिजेस में बेडरूम का प्लेसमेंट और बेड का डायरेक्शन भी क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, बेड, बच्चा जिस पे सो रहा है, हम सबसे ज़्यादा स्थिर कहाँ पर होते हैं? बेड पर। एग्जैक्टली। तो उसका इफेक्ट उसकी बॉडी पर पड़ता है। और वास्तु में बेडरूम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि 8 घंटे हम जिस जगह पर सोते हैं, तिहाई ज़िंदगी लगभग हमारी वहीं पर जाती है। तो बेडरूम में जनरली देखने में आता है कि कहीं बीम के नीचे सो रहे हैं बच्चे। एक बहुत किसी का मैंने देखा था, तो उसमें क्या था कि उनकी बेड जो था वो 2 दीवारों को टच करता था। हाँ, मतलब जैसे कॉर्नर पे लगा हुआ बेड था। तो वो बेड को जनरली हम ये कहते हैं कि अगर आपको जल्दी शादी करनी है अपने बच्चे की, तो आप उसकी कुंडली के आधार पर उसका पहले बेडरूम दीजिए, जहाँ उसका सुख कारक ग्रह हो या जो उसके लिए कुंडली में फेवरेबल ग्रह हो, उस कमरे में उसको रूम दीजिए। दूसरा, बेड 3 तरफ से खुला हुआ हो, कम से कम एक साइड, एक ही वॉल पे हो उसका, जिससे कि क्या होगा कि मूवमेंट फास्ट होगा। सबकॉन्शियस को एक मैसेज जाता है। वास्तु इज ऑल अबाउट एनर्जीज, एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड का भी उस पर प्रभाव होता है। तो हम उसमें जनरली उनसे कहते हैं कि भाई आप बेड तीनों तरफ से खुला हुआ हो, ऐसा रूम दीजिए बच्चे को जिसकी शादी होनी हो। और बेडरूम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। फिर भी जनरली मैंने एक देखा है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बच्चे को सुलाते हैं तो शादी होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि गुरु ग्रह की दिशा है। शादी में हम लोग क्या कराते हैं? हल्दी लगाते हैं ना, पीली करते हैं, हाथ पीले करना कहते थे पहले, हाथ पीले कर दिए। तो हाथ पीले करने का मतलब ये है कि गुरु ग्रह की एनर्जी को बढ़ाया गया। गुरु ग्रह की दिशा है नॉर्थ ईस्ट, तो अगर जो बच्चे कुंवारे हैं उनको अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा में सोते हैं, अगर उनकी कुंडली अलाउ करती है, उसमें फेवर करती है, तो बहुत जल्दी शादी होने के उनमें योग बनते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा के दोष अगर होंगे घर में, तो शादी होने में बहुत कठिनाई होगी। हाँ, ऐसा बहुत जगह मैंने देखा है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट अगर डिस्टर्ब होंगे तो शादी होने में निश्चित ही प्रॉब्लम्स होंगी। ओके।
तो सर हमने जोन्स की बात कर ली, बेडरूम की बात करी, बेड प्लेसमेंट की भी बात कर ली। तो क्या कलर्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? सिर्फ कलर्स ही नहीं, जो हमारे घर में आसपास हम ऑब्जेक्ट्स लेके आते हैं, डेकोर आइटम्स लाते हैं, हाँ, तो बिल्कुल क्या करते हैं। उनका भी प्रभाव पड़ता है डिलेड मैरिजेस? बिल्कुल पड़ता है। डिलेड मैरिजेज़ में देखिए, नॉर्थ ईस्ट दिशा पे किए हुए विपरीत रंग, विपरीत कलर कैसे होंगे? जैसे आपने वहाँ पे रेड कलर कर दिया। अच्छा। हाँ, आपने साउथ ईस्ट दिशा में ब्लैक, ब्लू कलर कर दिए, तो क्या है, उस कलर की, उस तत्व की एनर्जी डिस्टर्ब होगी। साउथ ईस्ट के दिशा में आपने वाटर बॉडीज़ लगा दी, या नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपने भारी अर्थ लगा दिए, भारी स्टोर बना दिए, बहुत भारी अलमारियाँ रख दी, तो वहाँ बीमारियाँ और चीज़ें तो होंगी, साथ में शादी में भी दिक्कतें होंगी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट दिशा गुरु ग्रह की है, वहाँ पे आप अगर वज़न बढ़ाते हैं, तो वो आपके कंधों पे बोझ हो गया। पहले लोग कहते थे कि पिता के सिर पे कन्या का बोझ है, हालाँकि आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बेटियाँ बच्चों से अच्छा काम करती हैं, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिकली वो हो गया कि भई आपके जीवन में एक टेंशन बन गई कि बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही। आजकल बेटी की शादी से ज़्यादा तकलीफ़ बेटे की शादी में भी है। बिल्कुल सही। भाई बेटी की शादी में अगर आप हैं तो आप जाके संबंध लेके चले जाओगे, प्रपोजल्स लेके चले जाओगे। बेटे की शादी में प्रपोजल नहीं आ रहे तो कैसे आप बुलाओगे सामने वाले को? हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत सुलभ किया है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, लेकिन फिर भी हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों प्रोफाइल उस पर हैं, फिर भी आपके यहाँ शादी नहीं हो पाती, और आप करना भी चाहते हैं तो भी, और आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन सामने वाला आपको कैसे जज कर रहा है, वो अट्रैक्शन का एनवायरनमेंट बच्चे का और आपके घर का, वो सब वास्तु पर डिपेंड करता है। बहुत सारे केसेस में देखा कि वास्तु के सुधार करके, एक मेरे साथ केस स्टडी हुई थी, वो शायद मैंने पहले किसी पॉडकास्ट में भी आपको बताई भी है। उसमें एक हमारे मिलने वाले ही थे, उनके घर में हाथी की बंदरवाल टंगी थी गेट पे, और साउथ ईस्ट पे एक शीशा लगा हुआ था, और वो मुझे बुलाती रहती थी, भाभी मैं जा नहीं पाता था उनके यहाँ। फिर वो एक दिन मेरे को मतलब थोड़ा सा कि नहीं आप आज चलो ही, इस तरह से लेके गई, और मैंने बस 2 चेंजेस कराए और 24 या 48 घंटे के अंदर उनके बेटे का संबंध हो गया था। साउथ ईस्ट के शीशे को रेड कपड़े से कवर करवाया था, और हाथी जो टंगे थे दरवाजे पे वो मैंने जस्ट उतरवाए थे, मतलब बस कि मैंने कहा आप इस बंदरवाल को उतार दीजिए, हवा में लटके हुए हाथी अशुभ होते हैं। इतना चेंजेस करने से आप सोचो कि 48 घंटे के अंदर उनका संबंध, उनके यहाँ प्रॉब्लम यही थी कि कोई भी आता था शादी के लिए, संबंध बातचीत चलती थी, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था। एग्जैक्टली ऐसा होता भी है कि काफ़ी क्वालिफाइड बच्चे भी बैठे हैं शादी के लिए, सब कुछ है, लग्जरी लाइफस्टाइल सब कुछ है, अच्छी जॉब है, अच्छा प्रोफाइल है, लेकिन फिर भी बात बनते बनते भी रुक जाती है। हाँ, मैं ये देखा ना, इसमें कहीं कहीं रोल साउथ वेस्ट दिशा का भी है कि अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, बहुत सारे संबंध आ रहे हैं, बहुत सारे बायोडाटा एक्सचेंज हो रहे हैं, फोटोज भी आ रही हैं, लेकिन साउथ वेस्ट चूंकि अर्थ एलिमेंट कमजोर है आपका, तो स्थिर नहीं हो पा रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। वेस्ट साउथ वेस्ट सारी दिशाओं को देखते हुए चलेंगे। साउथ वेस्ट दिशा में लगे हुए नीले काले रंग, साउथ वेस्ट दिशा में गड्ढे, साउथ वेस्ट दिशा में लगे हुए मिरर्स, साउथ ईस्ट में लगे हुए मिरर्स, तो वो शादी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते ही करते हैं, शादी नहीं हो पाती। डिलेड मैरिजेज में मैं देखा कि देखिए, बच्चे का मन बनाना एक अलग बात हो गई, वो आजकल भारी या सोशल मीडिया देख देख के या जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं उसको देख के उनका मन विचलित हो जाता है, नहीं करते। लेकिन कई बार वास्तु का रीज़न होता है जिसकी वजह से वो शादी नहीं भी करना चाहते। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब जैसे कुंडली में कोई विपरीत ग्रह है, वो उस दिशा में सो रहे हैं, तो उनका एक उदासीनता का भाव हो जाता है, या थोड़े से मतलब इन सब चीज़ों से डरने की वजह से कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तरसे, बहुत ज़्यादा दिन हो गया, डिले हो गया, नहीं हुआ, तो फिर उनका मन ही खराब भी हो जाता है, या बहुत पढ़ाई एजुकेशन क्वालिफाइड इतने हो गए कि उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन का कोई उनको नहीं मिल पा रहा। तो इन सब दिक्कतों से उसमें कहीं ना कहीं वास्तु कुछ हद तक तो वहाँ भी इन्वॉल्व रहता ही रहता है, कि जब आप परेशान हो रहे हैं और वास्तु का उसमें पूरा पूरा रोल रह जाता है। तो सर ऐसा भी देखा गया है कि अनमैरिड लोगों के रूम में मंदिर हो, स्टोरेज रूम हो या क्लटर हो, कूड़ा कचरा भरा हुआ हो, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है उनकी डिलेड मैरिजेस के लिए। देखिए, वास्तु में सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है साफ सफाई। अगर क्लटर है कहीं भी तो वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, अब आपने कहा एनर्जीज के फ्लो में दिक्कत करेगा। अब मैरिड जो बच्चे की शादी होनी है उसके रूम में आप अगर इस तरह की चीज़ें रख देते हैं, मंदिर, मंदिर किस चीज़ का कारण होता है? मंदिर ऊर्जाएं, शादी से विपरीत ऊर्जाएं, मंदिर भगवान की ऊर्जा, सात्विक ऊर्जाएं हैं, अध्यात्म से अध्यात्म से जुड़ी चीज़ है। तो मंदिर होने में, घर में मंदिर हो, बेडरूम में, आपके बेडरूम में आपने बहुत क्लटर रख दिया, भारी अलमारी रख दी है, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जीज उसको
उसका जो सुख की इच्छा है, इच्छा पूर्ति जो हो रही है वो होने नहीं देती, एनर्जी डिस्टर्ब करती है। तो ये कि हवादार कमरा रखें, एक बेसिक प्रिंसिपल ही है कि अगर आप वास्तु में साफ सफाई रखेंगे, हल्का रखेंगे, और मंदिर चूंकि गुरु ग्रह की एनर्जी होती है, लेकिन यह है कि हर चीज़ की ज़्यादा अधिकता भी नुकसानदायक होती है। बिल्कुल सही। क्योंकि येलो कलर अर्थ एलिमेंट का भी होता है, तो वो कई बार स्थिर भी कर देता है, डिले का कारक भी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा येलो भी हम अवॉइड कराते हैं। तो इस तरह से मंदिर भी हम गुरु ग्रह का है, तो मंदिर बेडरूम में अगर आप लगाते हैं तो वो विवाह करने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर घर रेंट पे हो और ज़्यादा करेक्शन करने की पॉसिबिलिटीज़ ना हो, तो क्या बिना डिमोलिशन के, बिना तोड़फोड़ के और ज़्यादा प्लेसमेंट हिलाए बिना भी क्या वास्तु रेमेडीज़ हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं। उसमें दोष किस लेवल का है ये तो पहले एक आपको किसी वास्तु एक्सपर्ट से चेक कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कहा रेंटेड है, जैसे आप ज़्यादा नहीं कर सकते, देखिए पेंट का काम आप सब जगह कर सकते हैं आजकल, वॉलपेपर से, पैनल से। अगर गलत दिशा में गलत कलर हो गए हैं तो उनका सुधार कर सकते हैं। रसोई में अगर आपका स्लैब पे पत्थर गलत लगा है, उसका भी बहुत बड़ा रोल कई बार होता है, क्योंकि वो ऊर्जा सारी हमारे अंदर जा रही होती है। दूसरा एक बहुत छोटा सा उपचार मैं आपको बताता हूँ, टिप। देखिए, हम जिस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको हम अपने सामने विजुअलाइज कर सकते हैं, विजुअल कर सकते हैं। बच्चा अगर अच्छा है तो एफर्मेशंस करे, विजुअलाइजेशन करे। नहीं हो तो उसके रूम में एक अच्छा शिव पार्वती का चित्र, मतलब हैप्पी मैरिड कपल का चित्र, अपने माता पिता का भी हो सकता है वो, और शिव पार्वती का हो सकता है। लविंग बर्ड्स कोई, उनका कोई स्टैच्यू, कोई मूर्ति, कोई पिक्चर, कोई इस तरह से लगाने से कि जिससे कि उसके जीवन में वो सुख अट्रैक्ट हो, वो कर सकते हैं। बच्चे की कुंडली एक बार एनालिसिस करा के उसके लिए जो फेवरेबल ग्रह हो, कारक ग्रह हो, और दशाओं का भी एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामलों में हमने देखा है कि दशा जब आती है तो शादी बिना किसी प्रयासों के हो जाती है। बिल्कुल सही। और अगर शादी नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं दशाओं का भी उसमें पूरा रोल रहता है। तो आप एस्ट्रो वास्तु दोनों को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रो क्योंकि पर्सनल की बात है, और वास्तु इसलिए कि वो वहाँ जिस एनर्जी में वो रह रहा है उसकी बात है। तो कलर के द्वारा, चित्रों के द्वारा आप उसका कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि बच्चा किसी को विजुलाइज करता है, किसी को लाइक करता है, तो हम ये भी कहते हैं कि भाई जिसको पसंद करते हो उसका चित्र आप नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। पसंद करने से मतलब कि उनके बीच में कोई फ्रेंडशिप रही हो, या कोई उनका जैसे कहते हैं ना एंगेजमेंट होने की बातचीत चल रही हो, तो हम ये कहते हैं कि भाई आप अपना एक उनका चित्र एक नॉर्थ वेस्ट में लगा देंगे, तो वो भी आपके जीवन में अट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि किचन का भी बहुत मेन रोल होता है, तो वास्तु में सबसे मेन होता है किचन और वॉशरूम। तो क्या उसकी प्लेसमेंट भी किसी इंसान की मैरिजेस की रुकावट बन सकती है? हाँ, क्यों नहीं बन सकती है। देखिए, किचन इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात है ऊर्जाओं की, और शरीर में ऊर्जाएं कहाँ से जाएंगी? किचन से बने हुए भोजन से। तो भोजन अगर गलत जगह बनेगा तो गलत ऊर्जाएं जाएंगी। तो वो उसी तरह का आप, जैसे हम और आप एक फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करते हैं, जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपने रेडियो थोड़ा सा घुमाया, फ्रीक्वेंसी घुमाई तो गाना चल गया, नहीं चला फिर दोबारा घुमाया तो न्यूज़ चल गई, कुछ और चलाया तो कुछ और चल गया, और जरा सा भी डाइवर्ट हुआ, ये घुमा दिया तो वो नहीं चला। तो ऐसे ही वो बच्चे की फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ानी घटानी है, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं जिससे कि अट्रैक्ट हो। कुछ लोग ऐसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उनके साथ उनके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। तो वो वास्तु का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और टॉयलेट तो देखिए वास्तु का विलेन बना रखा है लोगों ने बिल्कुल तो सही। उसको क्या है कि किचन बहुत सी जगह मैंने कहीं पढ़ा भी था, हालांकि टॉयलेट अगर गलत जगह होगी और किचन अगर गलत जगह, नॉर्थ ईस्ट की किचन अगर होती है तो शादी की बहुत दिक्कतें आती हैं। अच्छा। हाँ जी, और किचन में अगर काला पत्थर लगा है तो भी बहुत दिक्कतें आती हैं। और टॉयलेट्स अगर नॉर्थ ईस्ट में बन गए हैं, साउथ ईस्ट में प्रॉपर बन गए हैं, तो वहाँ जैसे हम कई बार साउथ ईस्ट में जब टॉयलेट देखने को मिलते हैं तो हम कहते हैं आपके यहाँ किसी की शादी होने को है, तो वो कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो सबकी हो चुकी है। तो हम कहते हैं कि ठीक है, आप इस टॉयलेट को आप एक बार को चला सकते हैं। हालांकि वो फाइनेंशियली आपको कुछ बुरे परिणाम दे सकता है, लेकिन फिर भी शादी वाले मैटर में अगर शादी हो चुकी है तो साउथ ईस्ट के टॉयलेट हम नहीं हटवाते जनरली। लेकिन अगर शादी का मैटर है तो कहते हैं कि भाई आप साउथ ईस्ट का टॉयलेट बंद कर दीजिए, उसको प्रॉपर फिर ईस्ट साउथ ईस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, या फिर जो टॉयलेट्स के जोन है SSW में, वहाँ ले जाते हैं। कई बार बच्चा गलत जगह सो रहा होता है, जी। हाँ SSW में सो रहा होता है, गलत जोन में सो रहा होता है, जो टॉयलेट्स के या विसर्जन के जोन जिनको कहते हैं, डिप्रेशन के जोन जिनको कहते हैं, अगर वो वहाँ भी सो रहा है तो कई बार अच्छा होके भी शादी नहीं हो पाती, और हो भी गई है तो टिक नहीं पाती। तो ये सब चीज़ों का भी बड़ा मैटर होता है। देखिए, यहाँ हम डिलेड मैरिज की बात कर रहे हैं, शादी होना अलग बात है और फिर शादी टिकना अलग बात है, बिल्कुल सही। उसका सुख मिलना अलग बात है। तो ये थोड़ा सा एक, जब डिलेड मैरिज की बात करते हैं तो शादी हो ही नहीं पाती है SSW,
गलत जगह की एनर्जी गलत चीज़ें अट्रैक्ट भी कर सकती है। तो सर वास्तु करेक्शन के बाद डिलेड मैरिजेस में कितनी जल्दी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं हमारे आसपास, या किसी की शादी अगर नहीं हो रही, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कैसे वो चेंजेस देखने को मिलते हैं या कोई सिग्नल मिलते हैं? देखिए, वास्तु करेक्शंस के बाद मैंने आपको बताया ना, मैंने 48 घंटे में भी रिजल्ट लिए हैं, जी। लेकिन कई बार 1-1 साल 2-2 साल तक भी रिजल्ट नहीं आते। अच्छा। उसमें रीज़न क्या है कि एक तो व्यक्ति की दशा, कुंडली की दशा का भी रोल रहता है। दूसरी बात ये है कि लोग चेंजेस कर नहीं पाते। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा कि कोई प्री कंसीव्ड नोशन है, या घर में जैसे हस्बैंड राज़ी है, वाइफ़ राज़ी नहीं है रेमेडीज़ करने के लिए। वाइफ़ राज़ी है तो हस्बैंड राज़ी नहीं है। कोई चीज़ इतनी खर्चीली है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने कई बार देखा कि, और जब वो जैसी वो चेंजेस करते हैं तभी रिज़ल्ट आते हैं। निमित्त है, वास्तु एक निमित्त शास्त्र है। अगर आपका निमित्त खराब है तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, निमित्त उसी तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करेगा, और जब चेंजेस करते हैं तो निमित्त आपका अच्छा हो जाता है। तो हमने बहुत सारी जगह पे देखा मैंने कि मैंने वास्तु के चेंजेस कराए और शादी का काम हो गया, आगे बढ़ गया, या कोई नया संबंध आ गया, सामने से प्रपोजल आ गया, नया बातचीत चलने लगी। और कई बार ऐसा भी देखा कि मैंने वास्तु चेंजेस किए तो एग्जिस्टिंग चल रहे थे जो, वो टूट गए। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप धैर्य रखिए, एनर्जी सफल होती है जब, तो फिर नया प्रपोजल कोई आएगा, शायद वो होने चल ही रहा था ना, वो हो नहीं पाया था ना, इसका मतलब कोई ना कोई और रीज़न रहा होगा। तो कोई नया आएगा जो फिर आपका फाइनल होगा, एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि अगर आप उसी में उलझे रहोगे तो पुराना, कई बार नई चीज़ के लिए देखिए पुरानी चीज़ों को छोड़ना छोड़ना पड़ता है। पड़ता है। तो नई एनर्जीज आपकी लाइफ में आए, वास्तु जब हम चेंजेस करते हैं तो एनर्जी सफल होती है। अभी डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ी से होंगी और कितनी तेज़ी से लोग रेमेडी करते हैं। लोग सोचते हैं कि हमने कर लिया, वास्तुकार के बताने से रेमेडी नहीं होती, करने से रेमेडी होती। बिल्कुल सही। तो सर मैरिजेस के टाइमिंग और प्रपोजल की एक्सेप्टेंस में भी अगर हम स्वर विज्ञान का यूज़ करना चाहें तो वो कैसे करते हैं? क्या स्वर विज्ञान भी हमें हेल्प करता है? देखिए, स्वर से एक तो हम मनोवांछित कराते हैं। मैंने शायद पहले अपने स्वर के पॉडकास्ट में बताया है, व्यूअर्स देख सकते हैं उसको। जी। स्वर हमारी इच्छा पूर्ति का एक साधन है। अब यहाँ बात चूँकि इंडिविजुअल की ज़्यादा है, शादी की। भाई परिवार तो आपके लिए अच्छा परिवार ढूँढ सकता है, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का ढूँढ सकता है, लेकिन नहीं हो पा रहा अगर, तो इसका मतलब कहीं आपका भाग्य कमज़ोर है, कहीं आपका प्रारब्ध कमज़ोर है, या आपकी एनर्जीज़ कमज़ोर हैं, जो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे आपके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर। बिल्कुल सही। तो हम कहते हैं कि आप स्वर विज्ञान की साधना करें। स्वर की साधना नहीं कर सकते तो हर आती जाती सास के साथ कि भगवान मुझे एक अच्छी धर्म पत्नी या धर्म पति मिले, क्योंकि पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं कि मतलब आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। तो हर आती जाती सांस के साथ आप ये भाव रखें, अगर किसी की लेट हो रही है शादी, कुंडली के उपचार भी आपको करने चाहिए। तीसरा, स्वर विज्ञान से आप क्या करेंगे, जब भी आप लाइफ पार्टनर देखने जाएं तो शुभ स्वर में, मतलब कि चंद्र स्वर में आप अपने घर से बाहर निकलें, चंद्र स्वर में उनके घर में प्रवेश करें, या जहाँ भी जा रहे हैं देखने वहाँ प्रवेश करें, और चंद्र स्वर से ही बातचीत करें। और इवन विवाह में भी हम लोग जो पाणी ग्रहण संस्कार है उसके लिए चंद्र स्वर को प्रेफर करते हैं, कि जिससे कि वो शादी लॉन्ग लास्टिंग आपकी स्थिरता से जीवन में रहे, रुके। तो मैरिज प्रपोजल चूंकि ये शुभ कार्य है, चर कार्य नहीं है, ये स्थिर कार्य है कि जो लाइफ पार्टनर जीवन में आए वो रुके। तो शुभ कार्य है, स्थिर कार्य है, शांत कार्य है। इसके लिए चंद्र स्वर का प्रयोग करते हुए अगर आप स्वर विज्ञान का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में एक अच्छा पार्टनर आए और आके वो रुके, आपको सुख दे। तो सर ऐसी कॉमन वास्तु मिस्टेक्स कौन सी होती हैं जो लोग कर जाते हैं जिसकी वजह से शादी के युग में डिले हो जाता है? शादी के योग में डिले होने में देखिए, वास्तु और पर्सनल दोनों गलतियां होती हैं। अगर मैं लड़कों के लेवल पे कहूँ तो देखिए, शादी लड़कों के लिए शुक्र ग्रह कारक है, तो नारियों का सम्मान ना करना ये एक मिस्टेक हो सकती है, जहाँ कहीं कुछ हद तक वर्तमान में थोड़ी परिस्थितियाँ विपरीत हैं, मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। तो शादी ना होने में रीज़न कई बार क्या होता है ना, लालच भी है, लड़के भी लालच में, लड़कियां भी लालच में, परिवार भी लालच में, वो रीज़न है। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, रिचुअल्स से ज़्यादा दिखावा, इवेंट्स, शादी, इन सब पे होने वाला खर्चा, दावत, ये मतलब बहुत सारी चीज़ों की वजह से चीज़ें आजकल अटक सकती हैं। बिल्कुल सही। हाँ, तो उसमें कॉमन मिस्टेक्स ये है कि आप पहले तो अपने आप के लिए स्पेसिफिक, आपको एक लड़का, लड़के को लड़की, लड़की को लड़का, एक कॉमन सी बात है कि ये चीज़ें अगर एक व्यवहारिक तौर पे, तो आपको ये देखना पड़ेगा। वास्तु के तौर पे लड़के क्या गलती करते हैं, नारियों का सम्मान नहीं करना, हाई एक्सपेक्टेशंस रखना, बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की की तलाश में रहना, और एजुकेशन भी आजकल अपने लेवल की देखने से भी हो जाता है। फिर वर्किंग, नॉन वर्किंग, ये सारी चीज़ें देखने के अलावा वास्तु की जो कमी लड़के भी जो करते हैं कि बन ठन के ना रहना,
थोड़ा सा ये भी हो सकता है। आजकल बहुत रहते हैं, आजकल शेप बना के रखने का बहुत ट्रेंड है कि बहुत दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि शुक्र ग्रह अट्रैक्ट आपके कब होगा, जब आप साफ सुथरे रहेंगे, बहुत बढ़िया बन ठन के रहेंगे। हालांकि वास्तु दोष का इफेक्ट पूरा उन लोगों पे भी पड़ता है जो अपनी पर्सनल एनर्जी बहुत बढ़ा के भी रखते हैं, तो भी अच्छा। हाँ, फिर भी शादी संबंधित है, क्योंकि एनर्जी तो घर में आनी है। तो अब यहाँ पे वास्तु दोष का भी एक चैप्टर रहता है कि वास्तु दोष उसमें जब होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या होंगी, एक तो कलर्स की मिस्टेक्स होंगी, स्ट्रक्चरल कोई गलतियाँ वास्तु की हो गई हैं तो वो रहेंगी, और इसके अलावा घर में गंदगी रखना, साफ सफाई ना होना, नॉर्थ ईस्ट के स्थान पे वजन होना, नॉर्थ ईस्ट में ऊंचा होना, हाइट होना नॉर्थ ईस्ट में, ये कमी भी बहुत मैंने देखा है जगह जगह। अनऑस्पिशियस जगह जगह किसी भी तरह के चित्र लगा लेना, या फिर बहुत ज़्यादा काले कपड़ों का प्रयोग करना। हाँ, बहुत ज़्यादा आज देखने में आता है कि आप काले कपड़े होते हैं, तो वो क्या होता है, काले कपड़े शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, काले वस्त्र। फटे कपड़े आजकल लड़कियां पहनती हैं, लड़के पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, तो मैं कहता हूँ इससे आपका शुक्र खराब होता है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स इसके लेवल पे, पर्सनल लेवल पे और वास्तु के लेवल पे, वास्तु के जो दोष हैं सारे। संबंध अगर नहीं आ रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट की कमी है। संबंध अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं, जो आपके लेवल पे नहीं आ रहे हैं, तो साउथ ईस्ट की कमी है। और अगर परिवार आपके लेवल पे नहीं आ पा रहा है, मतलब लड़का लड़की लेवल मिल गया, एजुकेशन लेवल सेम हो गया, लेकिन परिवार ऊंचे नीचे ले, तो इसका मतलब ईस्ट में कमी है। और अगर सब कुछ अच्छा होने के बाद भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो वेस्ट में और साउथ वेस्ट में कमी है। ये एक मोटी सी बात हम देखते हैं कि क्यों नहीं हो रहा। और दूसरा, कई बार हम ये भी देखते हैं कि वहाँ कहीं कहीं जगह पे द्वार का भी फर्क होता है। अगर द्वार गलत जगह पे होते हैं तो भी शादी विवाह होने में, सामाजिक संबंध जोड़ने में दिक्कतें होती हैं। तो वास्तु के ये सारी चीज़ें, समग्र रूप से वास्तु को देखने पे आपको ये पता चलेगा कि, और बैड हैबिट्स तो होती हैं, आजकल लोग बच्चे इस तरह की मध्यमास मुद्रा का सेवन भी करते हैं कई कई जगह, वो भी एक बाधा बन जाती है। तो क्या वास्तु सिर्फ मैरिजेस की जो डिले है उसको कम करता है, उसको इम्प्रूव करता है, या फिर जो क्वालिटी आ रही है, जो रिश्ते आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी को भी और इन्हांस करता है? नहीं, क्वालिटी को भी इनहेंस करता है। अगर वास्तु अच्छा है तो आपके साथ एनर्जी बहुत अच्छी अट्रैक्ट होगी आपके जीवन में। अच्छा। हम ये मानते हैं कि अगर आपकी एनर्जी वास्तु ओरिएंटेड है या पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर हैं, तो आपके जीवन में जो आपका पार्टनर आएगा, लाइफ पार्टनर, वो भी उसी सिमिलर फ्रीक्वेंसी का, उसी एनर्जीज का, उसी, जैसे कहते हैं हमारी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है। अब वो अलग फ्रीक्वेंसी की हो, आप अलग फ्रीक्वेंसी के हो, तो रोज फिर कलेश होगा। तो अगर आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप होगा, अच्छा पार्टनर आएगा, तो आपकी लाइफ हार्मनी से चलेगी और रिलेशनशिप की क्वालिटी इंप्रूव होगी। साउथ वेस्ट में जनरली रिलेशनशिप के लिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए साउथ वेस्ट को माना जाता है। तो अब आपका अगर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा तो शादी टिक भी तो नहीं पाएगी। आज के ज़माने में शादी होना कठिन और फिर उसके बाद शादी का टिकना कठिन, जैसा मैंने आपको पहले बोला था। तो ये दोनों चीज़ों के लिए शादी होना से ज़्यादा शादी टिकना इंपॉर्टेंट है। अगर देर में हुई कोई बात नहीं, लेकिन वो रुकनी भी चाहिए। तो इसलिए शादी के लिए वास्तु को समग्र रूप से आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, विवाह सुख का कारक होता है। विवाह को मानते हैं कि ये व्यक्ति की संपूर्णता, पुरुष और स्त्री की पूर्णता को मानते हैं कि ये विवाह से ही संपन्न पूर्णता मानी जाती है। तो वो सुख का कारक है। तो घर भी चतुर्थ हाउस होता है कुंडली में, चौथा भाव जो होता है कुंडली का होता है, वो सुख का भी भाव होता है। तो अगर आपका घर खराब है तो सुख भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो चौथा भाव कुंडली का और सुख का दोनों का है, और विवाह सुख का भी कारक होता है। तो इसलिए आपको अपने घर को सही करना है, सही वास्तु सही करना है, एनर्जीज को सही करना है, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, तो आपका विवाह भी अच्छे से हो जाएगा। ओके। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें करी और बहुत सारी चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया, जाना नई चीज़ों को। और जाते जाते ऐसी कौन सी बेस्ट रेमेडीज़ आप देना चाहेंगे जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, और वो कहीं ना कहीं ये रेमेडीज़ को फॉलो करें, अपनी वास्तु को ठीक करें और कहीं ना कहीं अपनी शादी के लिए आगे प्रस्थान करें, आगे प्रोसीड करें? देखिए, टिप्स तो मैंने आपको शायद इस पॉडकास्ट में भी बताई होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको जो क्विक टिप जो मैं प्रयोग करता हूँ, देखिए, एक तो हम अपार्ट फ्रॉम वास्तु जनरली एक गुरु पुष्य नक्षत्र में, मतलब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र जब पड़ता है तो हम उसको गुरु पुष्यार्क योग बोलते हैं। तो हमारे गुरु उसको करते हैं, हर बार करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि श्वेत आर्क का, मतलब सफ़ेद आंकड़े का एक पेड़ होता है, उसकी जो जड़ होती है वो गणेशाकार होती है। अच्छा। हाँ, उसको विशेष
यही गुरु पुष्यार्क योग में एक दिन पहले जाके निमंत्रण दे के निकाला जाता है और उसकी जड़ को हम पुरुष के बाएं हाथ पर, मतलब जिस बच्चे की शादी होनी है, लड़के की, कुंवारे बच्चे की, और लड़की के बाएं हाथ पर बंधवाते हैं, तो उससे बहुत जल्दी उनके विवाह संबंध हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी क्विक टिप है। अगर आपको श्वेतार्क की जड़ मिल जाए अच्छे नक्षत्र में, तो आप उसको पीले कपड़े में बांध सकते हैं बच्चे के। फिर भी आजकल बच्चे बांधना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे उपचार बच्चे करना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी एक बंधन हो जाता है कि उपचार कैसे कराएं। लेकिन बहुत सारे बच्चे कर भी लेते हैं। उसके लिए फिर एक अच्छा उपचार ये होता है कि आप हल्दी के पानी से गुरुवार से उनको नहलाएं। कच्ची हल्दी को पानी में डुबो दें, और आजकल शावर से नहाते हैं तो उसको किसी मग्गे में या लोटे में बना लें, उससे नहा लें। विवाह कारक होता है हल्दी का पानी। और एक बहुत अच्छा टिप ये भी होता है कि जिस बच्चे की शादी होनी है उसके लिए आप बेडशीट के कलर, येलो कलर की बेडशीट, येलो कलर का चादर, ये उनको आप दें, उस पे ही वो सोएं। बदल के चाहे 2 जोड़ी 3 जोड़ी आप ले आएँ, उस येलो पे ही सोएं। तो उससे उनको जल्दी गुरु ग्रह की अट्रैक्ट होता है। एक टिप मैंने आपको इसमें दिया था कि एक अच्छा हैप्पी फैमिली कपल का चित्र वो अपने उसमें लगा सकते हैं, चाहे वो शिव पार्वती हों, चाहे वो उनके पेरेंट्स खुद के हों, या लविंग बर्ड्स हों, उसका कोई एक चित्र या स्टैचू अपने कमरे में लगाएं। उससे विवाह का अट्रैक्ट होता है। और दूसरा, कुंडली भी अलाइन करनी चाहिए। बिल्कुल सही। कुंडली अलाइन करें, वास्तु के भी जो दोष हैं वो किसी अच्छे वास्तुकार को दिखाएं। तो इतना करने से शादी का काम हो सकता है। और अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो भगवान से क्षमा याचना करें कि भगवान, शायद मैंने किसी के जीवन में दुख पहुंचाया होगा, उनके विवाह में उनके बाधा डाली होगी, तो इसलिए शायद आज मेरे जीवन में भी विवाह में बाधा आ रही है। तो इस तरह से भी प्रायश्चित करने से भी कई बार लाभ होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और आई गेस कि हम ऐसे ही नए नए वास्तु की चीज़ों को, नए नए वास्तु के रहस्य को एक्सप्लोर करते रहेंगे और जानेंगे उनके बारे में और सीखेंगे भी। और हमारी आई गेस ऑडियंस भी इन चीज़ों से सीखती ही है और सीखती आएगी। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।